अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम एक्सपीएस मशीन को डिस्कस कर रहे थे। हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो एक्सपीएस स्पेक्ट्रम के ऊपर था। 2 लेक्चर हमने एक्सपीएस स्पेक्ट्रम को इन डिटेल देख लिया था। आज ये हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर है। बुनियादी तौर पे हमने डिस्कशन की थी कि एक्सपीएस स्पेक्ट्रम जो है ये बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी होता है। एक्स एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी होती है, वाई एक्सिस पे हमारे पास नंबर ऑफ काउंट्स होते हैं या इंटेंसिटी भी आप कह सकते हैं कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट से आ रहे हैं। सेकेंडली, बाइंडिंग एनर्जी इस साइड पे एक्सट्रीम राइट पे मिनिमम होती है, जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड पे आते हैं ये इंक्रीज होती है। आज हम ये देखेंगे कि एक्सपीएस स्पेक्ट्रम में कितने तरह की पीक्स आपको नज़र आ सकती हैं। बुनियादी तौर पे 3 तरह की पीक्स की प्रोबेबिलिटी मौजूद होती है। सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके बाहर जो नज़दीक तरीन इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जो सबसे एंड पे आउटर शेल पे होंगे उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब एक्सपीएस स्पेक्ट्रम में 2 तरह के फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नॉर्मली 3 तरह के फोटो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वो 3 तरह की पीक्स हमें नजर आती हैं। एक को हम कहते हैं वैलेंस लेवल पीक्स। ये वो पीक्स होती हैं जो कि आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज ये 4d है, ये 4p है, ये 4s है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की डिवीजन करें तो ये वाले सारे के सारे सब शेल जो है ये आपको आउटर लेवल पे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में मिलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे ये। अब कुछ पीक्स इन इलेक्ट्रॉन की होंगी और ये चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इस वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। इसी वजह से ये जो कम एनर्जी रीजन है बाइंडिंग एनर्जी का, यहाँ पे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पीक नजर आएंगी। लेकिन अगर आप इस एटम के अंदर चले जाएं, न्यूक्लियस के करीब चले जाएं, तो ये कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। इन कोर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बिकॉज ये कोर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बहुत स्ट्रांग फोर्सेस से जुड़े होते हैं। ये जो स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये स्ट्रांग बाइंडिंग एनर्जी है यहाँ पे। इसी वजह से वो पीक्स जिनकी ये वाली बाइंडिंग एनर्जी होती है, ये 3d हो गया, ये 3s हो गया या 3p है, तो ये सारे के सारे कोर लेवल पीक्स हैं, यानी ये हायर एनर्जी पीक्स हैं। तीसरी और लास्ट टाइप जो पीक्स नज़र आ सकती हैं वो होती हैं आगर पीक्स। आगर पीक्स के हवाले से खैर हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्यों आगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कैसे होता है और ये क्यों पीक्स आती हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन पीक्स एक्सट्रीम हायर एनर्जी पोजीशन पे होती हैं, यानी बाइंडिंग एनर्जी जिनकी ज़्यादा होती है वहाँ पे ये अपीयर हो रही होती हैं। दूसरी इनकी पहचान ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन पीक्स जो होती हैं ये यूजुअली वाइडर होती हैं, यानी ये वाइड कंपेयर टू दीज पीक्स, ये जो है ना ज़्यादा वाइड होती हैं। आप इसको देख लें, आप इसको देख लें या इसको देख लें, ये ज़्यादा वाइड है। ये अगर हम डिस्कस कर चुके हैं तो अब एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, उसका आंसर आपने देना है और देन वी विल डिस्कस अबाउट कि अगर पीक्स अपीयर एट हायर बाइंडिंग एनर्जी लेवल एंड कोर लेवल एट लोअर बाइंडिंग एनर्जी पीक्स। ये जो कोर वाली हैं ये लोअर पे हैं, ये वाली, ये हालांकि ये कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हायर एनर्जी हैं। अब इसकी अगर आपसे रीज़न पूछी जाए तो आप सोचें कि ये जैसे हमने इनके प्रोडक्शन मेथड डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ऐसा क्या होता है कि जो अगर पीक्स हैं ये हायर एनर्जी पे अपीयर होती हैं और जो कोर लेवल पीक्स होती हैं ये लोअर बाइंडिंग एनर्जी पे अपीयर होती हैं। अब इसके बाद हम लास्ट चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो ये कि जो एक्सपीएस है इसके क्या फ़ायदे नुकसान क्या हैं। इसमें जो स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ एक्सपीएस हैं इनको डिस्कस करने जा रहे हैं हम, और वो ये है कि जो सबसे मेजर स्ट्रेंथ है एक्सपीएस स्पेक्ट्रम की वो तो ये है कि एलिमेंटल आइडेंटिफिकेशन हम इजीली कर सकते हैं ऑल एलिमेंट, लेकिन इसके हीलियम एंड हाइड्रोजन की नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता है कि हम एक्सपीएस स्पेक्ट्रम में फोटो इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन या हीलियम के केस में प्रोड्यूस करना, हाइड्रोजन के केस में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है विद दीज एक्सरे सोर्सेज, और मैग्नीशियम भी ऑफ कोर्स हीलियम भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम जो है ना इसके न्यूट्रल एटम के शेल से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकें। इसके बाद केमिकल स्टेट आइडेंटिफिकेशन यानी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। न्यूट्रल एटम होगा तो पीक की बाइंडिंग एनर्जी और होगी, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लेते हैं
कि एटम न्यूट्रल है, एनायन है या कैटायन है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी आइडेंटिफिकेशन देती है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं, हम ये देखते हैं कौन सा एलिमेंट कितनी अमाउंट में मौजूद है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। और इसकी एक और स्ट्रेंथ ये है कि इंसुलेटिंग सैंपल, जैसे आप अगर सेम में आप EDS को यूज़ करके आप कर सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है सेम की कि आप इंसुलेटिंग सैंपल नहीं कर सकते। तो XPS में ये इसकी स्ट्रेंथ है कि आप इंसुलेटिंग सैंपल को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो मेजर लिमिटेशंस हैं वो ये है कि इसकी जो डिटेक्शन लिमिट है वो कंपैरेटिवली कोई इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये 500 ppm होगी कोई चीज़ तो वो डिटेक्ट होगी, अगर इस अमाउंट से कम हो जाएगी तो वो हमें XPS कहेगा कि कोई चीज़ उस तरह की मौजूद नहीं है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर चूंकि एक्सरे फॉल कर रहे होते हैं, एक्सरे चूंकि एक एनर्जी की फॉर्म है, तो ये एनर्जी जब इस मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट होगी तो ये सरफेस को डैमेज करेगी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कोई ज़्यादा डैमेजिंग सूरत हाल क्रिएट नहीं होगी। स्मॉलेस्ट एनालिटिकल एरिया जो इसका पॉसिबल है वो 10 माइक्रोन है। इससे स्मॉल एरिया को आप अगर चाहते हैं कि आपके पास नैनो मटेरियल हो, उस हवाले से अगर कोई आप इसकी करेक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो दैट वुड बी रियली डिफ़िकल्ट। लिमिटेड ऑर्गेनिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है इससे। अल्ट्रा हाई वैक्यूम टेक्निक है जो कि इसे एक्सपेंसिव बनाती है इस टेक्निक को, और ये ज़्यादा कॉमनली हम इसे फिर यूटिलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज वैक्यूम क्रिएट करना एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव सेटअप है। तो इसके लिए ये आप कह सकते हैं कि ये कोई XPS की ये लिमिटेशन है। हाउएवर अगर आप एक लाइन में हम इसे कंक्लूड करें तो हम ये कहेंगे कि XPS इज अ गुड फर्स्ट लुक टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग एलिमेंटल कंपोजिशन एंड केमिकल स्टेट इंफॉर्मेशन। ये वाली केमिकल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी हम जान सकते हैं और एलिमेंटल कंपोजिशन के बारे में भी जान सकते हैं। ये था हमारा XPS पे आखिरी लेक्चर। अगले लेक्चर में हम एक न्यू करैक्टराइजेशन टेक्निक के साथ हाजिर होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। XPS के इस पूरे लेक्चर्स में आपकी क्या राय है, आपकी क्या फीडबैक है, हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अगर इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।